गौ सेवा का प्रश्न भारतवर्ष में विशेष महत्व रखता है। हम हिंदुओं का धर्म गौ रक्षा के साथ साथ घनिष्ठता रखता है, मगर मैं सिर्फ धार्मिक दृष्टि से नहीं सोचता। जब हमारे महर्षियों ने देखा होगा कि गौ रक्षा के बिना हमारी प्रगति न हो सकेगी, तभी तो उस प्रश्न को इतना महत्व दिया। आज के वैज्ञानिक युग में भी हिंदुस्तान में गाय का महत्व उतना ही है जितना कि पुराने जमाने में था। अगर हम गहराई में जाकर सोचें तो हमें मालूम होगा कि जिस रीति नीति से हम आज तक गौ सेवा का काम करते आए हैं, वो बहुत कुछ हद तक ठीक ही है। ये तो सभी कहते हैं और सुनते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है। आज भी 80% भारतीय कृषि पर निर्भर रहते हैं। इतने लोगों को खेती के अलावा और कोई आजीविका का साधन हम देना चाहें तो भी नहीं दे सकते। कल कारखानों के जरिए भले ही एक बड़ी तादाद में लोग अपना भरण पोषण कर लें, लेकिन सारे देश के लिए कल कारखाने काम न दे सकेंगे। उसके लिए तो कृषि की मदद लेनी ही पड़ेगी। यानी आने वाले जमाने में भी हिंदुस्तान कृषि प्रधान ही रहेगा, और मैं कहता हूं कि उसे रहना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान के कृषि प्रधान रहने से किसी भी दूसरे देश का कोई नुकसान होगा नहीं। आज दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, उस रास्ते पर अगर हम चलें तो उन्हीं की तरह हम भी दुनिया के लिए अभिलाषा रूप साबित हो जाएंगे। हिंदुस्तान की आबादी 40 करोड़ है और यहाँ पशुओं की संख्या 20 करोड़ है। तो भी भारतवर्ष में पशुओं की संख्या अधिक समझी जाती है। दुनिया में और कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ इतनी संख्या हो। पशुओं का ह्रास होने के कारण क्या है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। अर्थशास्त्र का सिद्धांत यह है कि जो ज्यादा हो उसे नष्ट कर दो। जैसे यूरोपीय देशों में अगर गेहूंओं की फसल ज्यादा होती है तो उसे जला देते हैं ताकि बचे हुए गेहूंओं की कीमत कम न हो जाए। हमारे यहाँ के अर्थशास्त्रियों पशुओं के बारे में यही सोचा है। हमारे यहाँ पशुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, इसलिए हमारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि अधिक पशुओं को मार डालो। जब जब मनुष्य और पशु में मुकाबला होता है, तब तब पशु को मारना पड़ता है। मगर इसमें पुरुषार्थ नहीं है, बुद्धिमानी भी नहीं है। पिछली लड़ाई में फौज के लिए बहुत पशुओं की हत्या हुई। अगर हमारे अर्थशास्त्री इसी तरह का प्रयोग करना चाहें तो उससे काम न चलेगा। आज हिंदुस्तान का किसान बैल खरीद नहीं सकता। अगर खरीदें भी तो उस पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। एक तरफ तो अधिक अन्न पैदा करो का आंदोलन चालू है, दूसरी तरफ उसके साधन पशुओं का नाश हो रहा है। बैलों से अगर हम ठीक ढंग से काम लें तो वे अपने खाने लायक पैदा कर सकेंगे। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हिंदुस्तान के पशुओं से हिंदुस्तान को सालाना 1 से 2000 करोड़ तक की आमदनी उनके परिश्रम से, मजदूरों के हिसाब से होती है। इसमें दूध, खाद वगैरह का भी दाम जोड़ा गया है। अगर पशुओं के भरण पोषण का उचित प्रबंध किया जाए और उनसे ठीक ढंग से काम लिया जाए तो इससे कई गुनी आमदनी हो सकती है। आपने देखा है कि यहाँ की जो देहाती गायें पहले 3 सेर दूध देती थीं, वे बेहतर भोजन देने पर 8-10 सेर तक दूध दे रही हैं। यानी सिर्फ खाने पीने का इंतजाम अच्छा होने से उनका दूध बढ़ा। उसके लिए नस्ल बढ़ने की या बाहर से बैल लाने की जरूरत नहीं रही। बैलों को अगर अधिक तगड़ा बना दिया जाए तो उनसे मिलने वाला पारिश्रमिक भी बढ़ जाएगा। अगर हम इस विषय का अध्ययन शास्त्रीय रूप से करें और केवल पुस्तकीय ज्ञान पर नहीं बल्कि अपने अनुभवों पर भरोसा करें तो पशुओं की वृद्धि हमारे लिए भार रूप न होगी। आज पशुओं का जिंदा रखने के बजाय उन्हें मार डालने में अधिक मुनाफा होता है। इसमें सिर्फ मांस का ही सवाल नहीं है, चमड़े और हड्डी का भी बहुत अधिक मूल्य आता है। हिंदू और मुसलमानों में गाय के सवाल पर हमेशा झगड़े होते हैं, लेकिन अगर हम मनुष्य के लाभ हानि के ख्याल से ही सोचें तो भी सब समझदार लोग इस सवाल के झगड़े का कारण न बनाकर मेल का साधन बनाएंगे। गाय केवल एक पशु नहीं है, वह हमारी संस्कृति का आधार है, हमारी स्मृति है। ये गौशाला दीवारों और छतों का ढांचा भर नहीं, ये करुणा का निवास है, जहां हर श्वास में सेवा है, हर कोने में श्रद्धा। यह निर्माण होम डे डिजाइन सॉल्यूशन का प्रयास है। देखिए कैसे
प्रकाश और वायु का प्रवाह गायों के जीवन को सहज और सरल बना देता है। कैसे हर व्यवस्था, भोजन की हो या जल की, सब इर्फ सुविधा नहीं बल्कि सम्मान बन जाती है। यहाँ गाय सुरक्षित है, और जब गाय सुरक्षित है तो हमारी संस्कृति सुरक्षित है।